अतिथि। 21 मई की सुबह हेल्दरमार्ग स्थित उस घर में जहां रोम में रहते समय ऑल्बर्ट द मोरसेफ ने मोंटे क्रिस्टो के काउंट से मिलने का निश्चय किया था। युवक के वचन का सम्मान करने के लिए सब कुछ तैयार किया जा रहा था। ऑल्बर्ट द मोरसेफ एक बड़े आंगन के कोने में बने एक पवेलियन या लॉज में रहता था, जिसके सामने बाहरी इमारतें थीं। इस लॉज की केवल दो खिड़कियां सड़क की ओर खुलती थीं। शेष तीन आंगन की ओर बनी दीवार में थीं और दो समकोण पर बगीचे की ओर खुलती थीं। आंगन और बगीचे के बीच साम्राज्य शैली की वास्तुकला के अरुचिकर स्वाद में निर्मित काउंट और काउंटेस द मोरसेफ का विशाल और फैशनेबल निवास स्थित था। पूरी संपत्ति एक दीवार से घिरी हुई थी, जो सड़क से लगी थी और जिस पर स्थान स्थान पर फूलों से भरे गुलदान रखे थे। बीच में एक बड़ा लोहे का फाटक था, जिस पर सोने से मढ़े भाले जड़े थे और जिसका उपयोग औपचारिक आवागमन के लिए किया जाता था। द्वारपाल की कोठरी के पास ही एक छोटा दरवाजा था, जो सेवकों के लिए या फिर स्वामियों के लिए था, यदि वे पैदल आते जाते हों। इस पवेलियन के चयन के पीछे एक माँ की सूक्ष्म दूरदर्शिता सहज ही समझी जा सकती थी। वह अपने पुत्र से अलग नहीं रहना चाहती थी, पर यह भी जानती थी कि विकॉन्त की आयु के एक युवक को पूर्ण स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर इसमें उस समृद्ध माता पिता के पुत्र की बुद्धिमान स्वार्थपरता भी देखी जा सकती थी, जो एक स्वतंत्र और आलसी जीवन के सुख भोगता था, उसके लिए सोने से मढ़े पिंजरे की तरह। सड़क की ओर खुलने वाली खिड़कियों से अल्बर्ट द मोरसेफ बाहरी संसार का निरीक्षण कर सकता था। बाहर की हलचल युवकों के लिए कितनी आवश्यक होती है, जो सदा संसार को अपने क्षितिज से गुजरते देखना चाहते हैं, चाहे वह क्षितिज केवल सड़क तक ही क्यों न सीमित हो। फिर यदि यह प्रारंभिक निरीक्षण किसी ऐसी बात का संकेत देता जो निकट से देखने योग्य हो, तो अल्बर्ट द मोरसेफ उस छोटे दरवाजे से बाहर निकलकर अपनी जांच आगे बढ़ा सकता था, जो द्वारपाल की कोठरी के पास स्थित उसी दरवाजे के अनुरूप था जिसका पहले उल्लेख किया जा चुका है और जो विशेष ध्यान देने योग्य है। यह ऐसा छोटा दरवाजा था जिसे देखकर लगता था कि घर के निर्माण के दिन ही सब लोग उसे भूल गए हों और वह सदा के लिए उपेक्षा में पड़ा रहने को अभिशप्त हो। इतना धूल से ढका और छिपा हुआ वह प्रतीत होता था, किंतु निकट से देखने पर उसके ताले और कब्जे, जिन्हें नियमित रूप से तेल लगाया गया था, यह दर्शाते थे कि उसका उपयोग निरंतर और रहस्यमय रूप से किया जाता रहा है। यह चतुर छोटा दरवाजा अपने दो बड़े साथियों से होड़ करता हुआ द्वारपाल की निगरानी और अधिकार दोनों से बच निकलता था और हजार और एक रातों की प्रसिद्ध गुफा द्वार की भांति अली बाबा के जादुई तिल की तरह केवल किसी गूढ़ वाक्य या पहले से तय हल्की सी थपकी से ही खुलता था। इतनी धीमी आवाज में कहा गया शब्द या संसार की सबसे कोमल उंगलियों द्वारा किया गया संकेत। इस छोटे दरवाजे से प्रवेश करने पर एक चौड़ा शांत गलियारा मिलता था, जो अपार्टमेंट के लिए प्रतीक्षा कक्ष का काम करता था। इसके अंत में दो कमरे थे। दाहिनी ओर आंगन की ओर खुलने वाला अल्बर्ट का भोजन कक्ष और बाईं ओर बगीचे की ओर खुलने वाला उसका छोटा बैठक कक्ष। खिड़कियों के सामने फैली हुई छड़ने वाली बेलों की कतारें इन दोनों कमरों के भीतर के दृश्य को आंगन और बगीचे से छिपा लेती थीं। और चूंकि ये भूतल पर स्थित एकमात्र कमरे थे, इसलिए यही वे कमरे थे जिन पर ताक झांक करने वाली दृष्टि पड़ सकती थी। पहली मंजिल पर यही दो कमरे फिर से थे और उनके साथ एक तीसरा, जो प्रतीक्षा कक्ष के ऊपर स्थित था। पहली मंजिल के ये तीन कमरे एक बैठक कक्ष, एक शयन कक्ष और एक बुधवार थे। नीचे का बैठक कक्ष केवल धूम्रपान कक्ष था, किसी अल्जीरियाई दीवान की तरह। ऊपर का बुधवार शयन कक्ष से जुड़ा था और एक गुप्त द्वार द्वारा सीढ़ियों तक जाता था। स्पष्ट था कि हर प्रकार की सावधानी बरती गई थी। पहली मंजिल के ऊपर एक विशाल स्टूडियो था, जिसे भीतर की दीवारें और विभाजन हटाकर बड़ा कर दिया गया था, ताकि अव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र बन सके जहां कलाकार और डैंडी के बीच प्रभुत्व की लड़ाई चलती थी।
यही वह विश्राम स्थल था जहां अल्बर्ट की क्रमिक सनकों का भंडार इकट्ठा किया गया था। शिकार के सींग, बांस और बांसुरियां, पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा। क्योंकि एक समय अल्बर्ट ने संगीत के लिए रुचि नहीं, बल्कि एक सनक पाल ली थी। चित्रफलक, रंग पट्टिकाएं और पेस्टल। क्योंकि संगीत की सनक के बाद चित्रकला की लहर आई, और अंततः फॉयल, मुक्केबाजी के दस्ताने, तलवारें और हर प्रकार की छड़ें। क्योंकि अंत में उस समय के फैशनेबल युवकों की तरह ऑल्बर्ट द मोर्सेफ ने संगीत और चित्रकला की अपेक्षा उन तीन कलाओं पर कहीं अधिक ध्यान दिया जो समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग के एक सदस्य की शिक्षा बनाती है: तलवारबाजी, मुक्केबाजी और डंडे का अभ्यास। इसी कक्ष में वह क्रमशः ग्रिजे, कुक्स और शार्ल लेबूशे से भेंट करता था। इस विशेष कक्ष के शेष साज सामान में फ्रांसुआ प्रथम के समय के संदूक थे, जो चीनी चीनी मिट्टी के बर्तनों, जापानी फूलदानों, लूकादेल्ला रोब्बिया की फयांस और बेर्नार दे पालिसी की थालियों से भरे थे। और प्राचीन कुर्सियां थीं जिन पर संभवतः हेनरी चतुर्थ या सुली, लुई 13वें या रिशल्यू बैठ चुके हों, क्योंकि उनमें से दो पर खुदे हुए नीले डाल थे जिन पर शाही मुकुट से सुशोभित फ्रांसीसी फ्लेयर दलीस दमक रही थी, और वे स्पष्ट रूप से लुब्र या किसी अन्य शाही महल के संग्रह से आई प्रतीत होती थीं। इन गहरे आवरण वाली कुर्सियों पर यूं ही चमकीले रंगों के समृद्ध वस्त्र डाले हुए थे, जिन्हें या तो फौरसी सूर्य में रंगा गया था, या कलकत्ता अथवा चांदन नगर की स्त्रियों की उंगलियों से उजागर किया गया था। ये कहना असंभव था कि ये कपड़े वहां क्यों रखे थे। वे अपने स्वामी को भी अज्ञात किसी भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे थे, आंखों को आनंद देते हुए, और इस बीच अपनी रेशमी और स्वर्णिम आभा से कक्ष को आलोकित कर रहे थे। सम्मान के स्थान पर एक पियानो रखा था, जो रोलर और ब्लांशे द्वारा गुलाब की लकड़ी से बनाया गया था। वह आधुनिक बैठक कक्ष के अनुरूप बनाया गया था, फिर भी अपने सघन और गूंजदार ढांचे में एक पूरा ऑर्केस्ट्रा समेटे हुए था, और बीथोवेन, वेबर, मोत्सार्ट, हाइडन, ग्रेत्री और पोरपोरा की कृतियों के भार से कराहता प्रतीत होता था। इसके बाद हर ओर, दीवारों पर, द्वारों के ऊपर, छत पर तलवारें, कटारें, क्रिस, गदाएं, कुल्हाड़ियां, सुनहरी, दमास्कीन या जड़ाऊ कवचों के पूरे पूरे साज सामान टंगे थे। साथ ही वनस्पति संग्रह, खनिज नमूनों के खंड और ठूंसे हुए पक्षी थे, जो अपने चमकीले ज्वालामय पंखों को स्थिर उड़ान में फैलाए हुए थे और अपनी कभी न बंद होने वाली चोंचें खोले हुए थे। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह कक्ष अल्बर्ट का सबसे प्रिय था। किंतु जिस दिन भेंट निश्चित थी, उस दिन युवक, यद्यपि पूरी तरह तैयार था, फिर भी घर के भीतर पहनने वाले साधारण वस्त्रों में भूतल के छोटे बैठक कक्ष में आकर बैठ गया था। यहाँ उस दीवान से कुछ दूरी पर रखी मेज पर, और डच लोगों द्वारा अत्यंत सराही जाने वाली दरारदार फयांस की मर्तबानों में सुसज्जित रूप से प्रदर्शित तंबाकू की सभी जात किस्में रखी थीं, पीले पीटर्सबर्ग से लेकर काले सिनाई तक, और बीच में मैरीलैंड, पुएर्तो रिको और लाताकिया। उनके पास सुगंधित लकड़ी के डिब्बों में आकार और गुणवत्ता के क्रम से पुरो, रेगालिया, हवाना और मनीला सिगार सजे थे। अंततः एक खुले रैक पर जर्मन पाइपों का संग्रह था, अंबर के कटोरों वाले चिबूक, मूंगे से सजे हुए, और सोने से जड़े नारगिले, जिनकी लंबी मोरक्को की नलियां सर्पों की भांति बल खाती हुई थीं, जो धूम्रपान करने वाले की पसंद या सनक की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस व्यवस्था, या कहें कि उस सुनियोजित अव्यवस्था की देखरेख स्वयं अल्बर्ट ने की थी, जिसे आधुनिक भोज में अतिथि धुइयों के बीच से देखते हैं, जब वह उनके होठों से निकलकर लंबी विलक्षण कुंडलियों में छत की ओर उठता है। 10:15 एक शयन सेवक भीतर आया। यह 15 वर्ष का एक छोटा सायस था, जो केवल अंग्रेजी बोलता था और जॉन नाम से पुकारा जाता था। वही मोर्सेफ का एकमात्र सेवक था। स्वाभाविक ही साधारण दिनों में मुख्य भवन का रसोइया उसके लिए उपलब्ध रहता था, और बड़े अवसरों पर उसके पिता काउंट का सेवक भी। यह सेवक, जिसका नाम जर्माइन था और जिसे अपने युवा स्वामी का पूर्ण विश्वास प्राप्त था,
अखबारों का एक पुलिंदा लिए हुए था, जिसे उसने मेज पर रखा, और पत्रों का एक बंडल, जो उसने अल्बर्ट को दिया। अल्बर्ट ने पत्रों पर सरसरी नजर डाली और उनमें से दो चुने, जिनके सुगंधित लिफाफे सुंदर हस्तलिपि में संबोधित थे। उसने उन्हें खोला और कुछ ध्यान से पढ़ा। ये पत्र कैसे आए? उसने पूछा। एक डाक से आया, दूसरा डैंगलार्स के सेवक द्वारा लाया गया। डैंगलार्स को बता देना कि मैं उसके बॉक्स में दी गई जगह स्वीकार करता हूं। ठहरो, फिर दिन में रोजा के यहां जाना और उसे कहना कि उसके निमंत्रण के अनुसार मैं ओपेरा से निकलकर उसके यहां रात्रि भोजन करूंगा, और उसके लिए अलग अलग प्रकार की 6 बोतलें शराब की ले जाना, साइप्रस, शेरी, मालागा, और ऑस्टेंड के सीपों का एक पीपा। सीप बोरेल से खरीदना और उसे बता देना कि वे मेरे लिए हैं। नाश्ता किस समय परोसना है? अभी कितने बजे हैं? 10:15। तो ठीक 10:30 बजे नाश्ता परोसना। देब्रे को अपने मंत्रालय जाना पड़ सकता है, और किसी भी दशा में। अल्बर्ट ने अपनी नोटबुक देखी। यही वह समय है जो मैंने काउंट के साथ तय किया था, 21 मई, सुबह 10:30 बजे। यद्यपि मैं उसके वचन को बहुत महत्व नहीं देता, फिर भी मैं समयनिष्ठ रहना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि काउंटेस जाग चुकी हैं? यदि आप चाहें तो मैं पता कर सकता हूँ। करो, उनसे उनके मदिरा कक्षों में से एक मांगना। मेरा अब भी पूरी तरह भरा नहीं है। और उनसे कहना कि मैं लगभग 3 बजे उन्हें मिलने का सम्मान प्राप्त करना चाहता हूँ, और किसी व्यक्ति से उनका परिचय कराने की अनुमति चाहता हूँ। सेवक के चले जाने पर अल्बर्ट दीवान पर ढासा गया। 2-3 अखबारों के आवरण फाड़े, रंगमंच के कार्यक्रम देखे। यह देखकर भौहें सिकोड़ ली कि ओपेरा है, बैले नहीं। दवाइयों के विज्ञापनों में व्यर्थ ही दांतों के लिए किसी लेप को ढूंढा जिसके विषय में उसने सुना था, और अंततः पेरिस में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले 2-3 पत्रों को एक एक कर परे फेंक दिया, लंबी जम्हाई के बीच बुदबुदाते हुए। सचमुच ये अखबार दिन प्रतिदिन और भी भयानक रूप से नीरस होते जा रहे हैं। उसी क्षण एक हल्की गाड़ी द्वार पर आकर रुकी, और थोड़ी देर बाद सेवक लौटकर लुसियान देब्रे के आगमन की सूचना देने आया। एक लंबा युवक, गोरे बालों वाला, पीला सा, आत्मविश्वास से भरी धूसर आंखों और ठंडी पतली होंठों वाला, नीले कोट में जिस पर खुदे हुए सुनहरे बटन थे, सफेद क्रवाट पहने हुए, और कछुए के खोल की म्यान में जरा एक मोनोकल रेशमी डोरी से लटकाए हुए, जिसे वह समय समय पर भौहों और गाल की हड्डियों के समन्वित प्रयास से दाहिनी आंख की कोटर में जमा लेता था। बिना मुस्कुराए, बिना बोले, और अर्ध आधिकारिक मुद्रा में भीतर आया। सुप्रभात, लुसिया, सुप्रभात, अल्बर्ट ने कहा। अरे, तुम तो अपनी समय निष्ठा से मुझे डरा ही देते हो। समय निष्ठा? क्या कह रहा हूं मैं तो तुम्हें सबसे अंत में आने की आशा कर रहा था, और तुम 10:15 पर आ पहुंचे हो, जबकि निमंत्रण 10:30 का तय था। यह तो चमत्कार है। क्या इसका अर्थ यह है कि सरकार गिर गई है? नहीं मेरे प्रिय, युवक ने दीवान पर बैठते हुए कहा। निश्चिंत रहो, हम सदा डगमगाते रहते हैं, पर गिरते नहीं। अब तो मैं ये सोचने लगा हूं कि हम पूरी तरह अचल होते जा रहे हैं, यहां तक कि प्रायद्वीप के मामलों के बिना भी, जो अंततः हमें स्थायी रूप से जमा देंगे। हाँ, ठीक है, तुम स्पेन के डॉन कार्लोस से छुटकारा पा रहे हो। बिल्कुल नहीं, उसने कहा। हमें बात ठीक करनी चाहिए। हम उसे फ्रांसीसी सीमा के पार ले जा रहे हैं, और बुर्ज में उसका अत्यंत शाही आतिथ्य कर रहे हैं। बुर्ज में? हाँ, और उसे शिकायत करने का कोई कारण भी नहीं है। बुर्ज राजा शार्ल सप्तम की राजधानी है। क्या तुम्हें पता नहीं था? कल से पूरा पेरिस ये जानता है, और उससे एक दिन पहले ही यह स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंच चुका था। क्योंकि डैंगलार्स, मुझे नहीं पता वह व्यक्ति यह सब हमसे पहले कैसे जान लेता है। डांगलार्स ने तेजी पर दांव लगाया और 10 लाख जीत लिया। और तुमने भी।
लगता है एक नया फीता पा लिया है। क्या वह नीला बैंड नहीं है जो तुम्हारी बाकी अलंकरणों के बीच चमक रहा है? हम्म। उन्होंने मुझे शार्ल तृतीय का पदक भेजा है। देब्राई ने लापरवाही से उत्तर दिया। आओ, ये दिखावा मत करो कि तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई। मान लो कि तुम्हें यह पाकर खुशी है। खैर, हाँ, है तो सही। फैशन के गहने के रूप में पदक ऊंचे बटन वाले काले फ्रॉक कोट पर काफी अच्छा लगता है। बहुत सुरुचिपूर्ण। और मोरसेल्फ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आदमी को प्रिंस ऑफ वेल्स या ड्यूक ऑफ राइक्सटाड जैसा दिखाता है। इसीलिए तुम मुझे आज सुबह इस समय देख रहे हो, मेरे प्रिय, क्योंकि तुम मुझे यह बताने आए थे कि तुम्हें शार्ल तृतीय का पदक मिला है। नहीं, क्योंकि मैंने पूरी रात पत्र भेजते हुए बिताई है। 25 कूटनीतिक संदेश। आज भोर में जब मैं घर पहुंचा तो सोने की कोशिश की, पर सिरदर्द ने घेर लिया। इसलिए मैं 1 घंटे की सवारी के लिए निकल पड़ा। बोआत बूलोन में भूख और ऊब, ये दो शत्रु जो शायद ही कभी साथ आक्रमण करते हैं, मुझ पर एक साथ टूट पड़े और किसी कार्लिस्ट रिपब्लिकन गठबंधन की तरह मिल गए। तभी मुझे याद आया कि आज सुबह तुम्हारे यहाँ भोज है, इसलिए मैं आ गया हूँ। मुझे भूख लगी है, मुझे खिलाओ। मैं ऊब गया हूँ, मुझे मनोरंजन दो। एक मेजबान के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं दोनों करूं, मेरे प्रिय मित्र, अल्बर्ट ने कहा, सेवक के लिए घंटी बजाते हुए, जबकि लुसियां अखबारों के मुड़े हुए पन्नों को उस छड़ी की नोक से उलट पलट रहा था जिसे वह फिरोजे जड़ी सुनहरी मूठ से पकड़े हुए था। जरमय, एक गिलास शहरी और एक बिस्कुट। और जब तक वे आते हैं, मेरे प्रिय लुसियाओं, एक सिगार ले लो। तस्करी का, स्वाभाविक ही। मैं आग्रह करता हूं कि तुम एक जरूर आजमाओ और अपने मंत्रालय को यह सुझाओ कि वे हमें भी यही बेचें, उन सूखे अखरोट पत्तों के बजाय जिन्हें वे ईमानदार नागरिकों को पीने के लिए मजबूर करते हैं। अरे नहीं, जैसे ही तुम्हें पता चलेगा कि वे सरकार से आए हैं, तुम उन्हें घृणित मानोगे और छूने से इनकार कर दोगे। वैसे भी यह गृह मंत्रालय का विषय नहीं है, यह अप्रत्यक्ष कर विभाग का मामला है। ह्यूमान के पास आवेदन करो। अप्रत्यक्ष कर विभाग, गलियारा ए, कक्ष 26। कमाल है, अल्बर्ट ने कहा। मुझे आश्चर्य है कि तुम कितना जानते हो। पर लो, सिगार ले लो। आह, मेरे प्रिय विकौंत, लुसिया ने कहा, एक मनीला सिगार को चांदी मढ़े कैंडलस्टिक में जल रही गुलाबी मोमबत्ती से जलाते हुए और दीवान पर ढहते हुए, तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है। तुम समझ ही नहीं सकते कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो। और तुम क्या करते, मेरे राज्यों को शांत करने वाले हंसमुख मित्र? मोरसेल्फ ने हल्के व्यंग्य के साथ पूछा। यदि तुम्हारे पास करने को कुछ भी ना होता, क्या? मंत्री का निजी सचिव, जो एक साथ यूरोप की बड़ी साजिशों और पेरिसी समाज की छोटी छोटी चालों में उलझा है, राजाओं और उससे भी बढ़कर रानियों की रक्षा करने वाला, दलों को जोड़ने वाला, चुनावों का संचालन करने वाला, अपनी कलम और तार के सहारे अध्ययन कक्ष से वह सब कर डालने वाला जो नेपोलियन ने युद्ध भूमि में तलवार और विजयों से किया, वेतन के अतिरिक्त 25,000 लिव्र की आय का भोग करने वाला, ऐसा घोड़ा रखने वाला जिसे शातो रेनो ने 400 लुई में खरीदना चाहा और तुमने बेचने से इनकार कर दिया, ऐसा तर्ज रखने वाला जो कभी खराब पतलून नहीं बना था, ओपेरा, जॉकी क्लब और थिएत्र दे वेरिएते में जाने में सक्षम, ये सब तुम्हारे पास है और तुम ऊब गए हो। खैर, मेरे पास तुम्हारे मनोरंजन के लिए कुछ है। वह क्या? मैं तुम्हें किसी से मिलवाने वाला हूं। पुरुष या स्त्री? पुरुष। हम्म। ऐसे तो मैं बहुतों को जानता हूं, पर वैसा नहीं जैसा मैं कह रहा हूं। वह कहां से आता है? दुनिया के छोर से? शायद उससे भी आगे से? नहीं, तब तो आशा है वह हमारा नाश्ता लेकर नहीं आ रहा।
चिंता मत करो, नाश्ता मातृगृह की रसोइयों में बन रहा है। तो क्या तुम्हें भूख लगी है? मुझे ये स्वीकार करते हुए लज्जा होती है, पर हाँ, लगी है। कल मैंने डैंगलार्स के यहाँ भोजन किया था। मेरे मित्र, क्या तुमने ध्यान दिया है कि स्टॉक एक्सचेंज वाले लोगों के यहाँ हमेशा कितना बुरा भोजन मिलता है? मानो उनके पास कोई अपराध बोध हो। तुम्हें दूसरों के भोज की निंदा करने का अधिकार है, जब तुम्हारे मंत्रियों के यहाँ ऐसी दावतें होती हैं। हाँ, पर कम से कम हम सम्मानित लोगों को नहीं बुलाते। यदि हमें कुछ सही सोचने वाले और सबसे बढ़कर सही मतदान करने वाले देहातियों की खातिर मेज़बानी करने को बाध्य न होना पड़े, तो हम अपनी ही मेज़ों से महामारी की तरह दूर भागें। मेरा विश्वास करो। तो फिर, मेरे अच्छे मित्र, एक और गिलास शेरी और एक बिस्कुट ले लो। खुशी से। तुम्हारी स्पेनी शराब उत्कृष्ट है। देखो, उस देश को शांत करना हम बिल्कुल ठीक कर रहे थे। हाँ, पर डॉन कार्लोस का क्या? डॉन कार्लोस को क्लैरेट पीने दो और 10 साल में हम उसके बेटे का विवाह छोटी रानी से करा देंगे। और यदि तुम तब भी मंत्रालय में रहे, तो इससे तुम्हें गोल्डन फ्लीस मिल जाएगा। मुझे लगता है, ऑल्बर्ट, कि आज सुबह तुम मुझे ब्रह्मों से खिलाने पर तुले हुए हो। आह! मानना पड़ेगा कि यही आहार पेट को सबसे अच्छा तृप्त करता है। पर ठहरो, मैं प्रतीक्षा कक्ष में बोशां की आवाज़ सुन रहा हूँ। तुम बहस कर सकते हो, इससे समय कट जाएगा। किस विषय पर बहस? अखबारों पर। ओह मेरे प्रिय, लुसियाओं ने सर्वोच्च उपेक्षा के साथ कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अखबार पढ़ता हूँ? तो और भी अच्छा, तब तुम उन पर और जोरदार बहस कर सकते हो। पोशां, सेवक ने घोषणा की। आओ आओ, तीखी कलम, अल्बर्ट ने उठते हुए और युवक से मिलने जाते हुए कहा। जैसा कि तुम देख रहे हो, देबराई यहाँ है। वह तुम्हें बिना पढ़े ही नफरत करता है। वह बिल्कुल ठीक करता है, बोशान ने कहा। मैं भी वैसा ही हूं। मैं उसे बिना जाने ही आलोचना करता हूं। सुप्रभात। तो तुम्हें यह बात पहले से पता है? निजी सचिव ने मुस्कुराते हुए और पत्रकार से हाथ मिलाते हुए कहा। जैसा कि तुम देख रहे हो, पोशान ने उत्तर दिया। और बाहर इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? बाहर कहाँ? इस अनुग्रह वर्ष 1838 में बाहर तो बहुत सी नक्षत्र राशियां हैं। उस समालोचनात्मक राजनीतिक में, जहां तुम इतनी उज्ज्वलता से चमकते हो। वे कहते हैं कि यह पूरी तरह योग्य है और तुमने इतना लाल बोया है कि उससे थोड़ा नीला उगाना स्वाभाविक है। अरे, यह तो बिल्कुल बुरा नहीं, लुसियाओं ने कहा। मेरे प्रिय बोशा, तुम हमारे साथ क्यों नहीं हो? अपनी बुद्धि के बल पर तुम 3-4 वर्षों में अपनी किस्मत बना लेते। मैं तुम्हारी सलाह मानने को तैयार हूं, जैसे ही मुझे ऐसा कोई शासन दिखे जो कम से कम 6 महीने टिकने की गारंटी दे। अब एक बात, प्रिय अल्बर्ट, क्योंकि मुझे बेचारे लुसियाओं को सांस लेने का अवसर देना है। क्या हम नाश्ता करेंगे या दोपहर का भोजन? मुझे सदन में उपस्थित होना है। जैसा कि तुम देख रहे हो, हमारे पेशे में सब कुछ गुलाब नहीं है। सिर्फ नाश्ता। हम दो और अतिथियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जैसे ही वे आएंगे, हम आरंभ कर देंगे। और ये लोग किस प्रकार के हैं जिनकी प्रतीक्षा तुम नाश्ते के लिए कर रहे हो? एक कुलीन और एक राजनयिक। तो कुलीन के लिए मुश्किल से 2 घंटे और राजनयिक के लिए पूरे 2 घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं अंतिम व्यंजन के लिए लौट आऊंगा। मेरे लिए कुछ स्ट्रॉबेरी, कॉफी और सिगार बचा रखना। मैं सदन में भेड़ के मांस की एक कटलेट ले सकता हूँ। कृपया ऐसा मत करो, बोशा, क्योंकि चाहे वह कुलीन मोंतमोरांसी ही क्यों ना हो और राजनयिक मेटरनिक ही क्यों ना हो, हम फिर भी ठीक 10:30 बजे नाश्ता करेंगे। तब तक देबराई जो कर रहा है वही करो। मेरी शेरी और बिस्कुट छको। तो ठीक है,
मैं रुक जाता हूँ। आज सुबह मुझे सचमुच किसी चीज़ से ध्यान हटाने की आवश्यकता है। अरे, अरे! तुम तो बिल्कुल देब्राई जैसे हो। मैंने तो सोचा था कि जब सरकार उदास होती है, तब विपक्ष प्रसन्न रहता है। आह! तुम्हें पता नहीं, मेरे मित्र, मेरे लिए क्या रखा है। आज सुबह मुझे निचले सदन में डांगलार्स का भाषण सुनना होगा और आज शाम उसकी पत्नी के यहाँ राज्य के एक पीयर की त्रासदी। धिक्कार है इस संवैधानिक सरकार पर। कहते हैं हमारे पास विकल्प था, तो हमने यही क्यों चुना? मैं समझ गया। तुम्हें कुछ आनंद संचित करने की आवश्यकता है। डांगलार्स के भाषणों के विरुद्ध कुछ मत कहो, देब्राई ने कहा। वह तुम्हारे पक्ष में मतदान करता है, वह विपक्ष में है। धिक्कार है, यही तो सबसे बुरा है, बोशा ने कहा। इसीलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम उसे ऊपरी सदन में भेज दो, जहां मैं मनचाहा हंस सकूं। मेरे प्रिय, अल्बर्ट ने बोशा से कहा, यह स्पष्ट है कि स्पेनी मामला निपट चुका है। आज सुबह तुम बहुत चिड़चिड़े हो, इसलिए मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि गपशप स्तंभ मेरे और यूजेनी डैंगलार्स के बीच विवाह की चर्चा कर रहे हैं। इसी कारण मैं पूरे विवेक से तुम्हें उस व्यक्ति की वाक्पटुता के विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं दे सकता, जो किसी दिन मुझसे कह सकता है, आप जानते हैं, मैं अपनी बेटी को 2 मिलियन की दहेज दे रहा हूं। गंभीर बनो, बोशा ने कहा। यह विवाह कभी नहीं होगा। राजा ने उसे बैरन बना दिया हो सकता है, वह उसे पियर भी बना सकता है, पर वह उसे सज्जन नहीं बना सकता। और काउंट द मोरसेल्फ का वंश इतना अभिजात है कि वह मात्र 2 मिलियन फ्रॉक के लिए ऐसी असंगति को स्वीकार नहीं करेगा। विकॉन्ट द मोरसेल्फ को कम से कम एक मार्कीत से विवाह करना चाहिए। 2 मिलियन, फिर भी यह बड़ी रकम है, मोरसेल्फ ने कहा। इतनी पूंजी से तुम किसी संगीत हॉल या जारदां दे प्लांट से रापे तक की रेलवे लाइन में निवेश करते? इसे नजरअंदाज करो, मोरसेल्फ, देब्राई ने लापरवाही से कहा। विवाह कर लो। तुम धन थैली के लेबल से ही तो विवाह कर रहे हो, है ना? फिर क्या फर्क पड़ता है? बेहतर है कि उस लेबल पर एक शून्य अधिक हो और एक ढाल कम। तुम्हारे अपने कुल चिन्ह पर 7 काले पक्षी हैं। तुम 3 अपनी पत्नी को दे दो और अपने लिए 4 रखो। यह तो उस व्यक्ति से भी एक अधिक है जो लगभग फ्रांस का राजा था और जिसका प्रथम चचेरा भाई जर्मनी का सम्राट था। लूसिया, कसम से मुझे लगता है तुम सही हो, अल्बर्ट ने अन्यमनस्क भाव से उत्तर दिया। निश्चय ही मैं सही हूं। वैसे भी हर करोड़पति उतना ही कुलीन होता है जितना कोई अवैध जन्मा या हो सकता है। चुप रहो, देब्रय, बोशा ने हंसते हुए कहा। यहां शातो रेनो आ रहा है, जो तुम्हें अपने पूर्वज रेनो दे मोंतोबा की तलवार से आर पार कर सकता है, ताकि तुम्हें ऐसी चुटकुलेबाजी की आदत से छुटकारा मिले। तब वह निश्चय ही अपने स्तर से नीचे उतरेगा, लुसियाओ ने प्रत्युत्तर दिया, क्योंकि मैं नीच जन्म का और अत्यंत तुच्छ हूं। बोशां चिल्लाया। ये सुनो, सरकार बेरांजे गा रही है। हे भगवान, हम कहाँ जा पहुंचे हैं? शातो रेनो, मैक्सिमिलियन मोरेल। शयन सेवक ने दोनों नए आगंतुकों की घोषणा की। सब उपस्थित हैं, बोशा ने कहा। अब हम खा सकते हैं। यदि मुझे भ्रम नहीं है, अल्बर्ट, तो तुम केवल 2 और अतिथियों की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मोरेल, एल्बर्ट ने आश्चर्य से बुदबुदाया। मोरेल, वह कौन है? वह वाक्य पूरा भी ना कर पाया था कि शातो रेनो, 30 वर्ष का एक सुंदर युवक और सिर से पांव तक अभिजात, ने अल्बर्ट का हाथ पकड़ लिया। मेरे प्रिय, मुझे कैप्टन मैक्सिमिलियन मोरेल को प्रस्तुत करने की अनुमति दो। मेरा मित्र और इससे बढ़कर मेरा उद्धारकर्ता। किसी भी दृष्टि से वह अपने आप को पर्याप्त भव्य ढंग से प्रस्तुत करता है। विकॉन्ट, मेरे नायक का अभिवादन करो। तब वह एक ओर हट गया और
उस लंबे, गरिमामय युवक को प्रकट किया, जिसकी चौड़ी पेशानी, पैनी दृष्टि और काली मूंछें थीं, जिसे हमारे पाठक मार्से में उन अत्यंत नाटकीय परिस्थितियों में देख चुके हैं, जिन्हें वे इतनी शीघ्र भूल नहीं सकते। उसके चौड़े वक्ष पर लीजन एंड ऑफ ऑनर का क्रॉस सुसज्जित था और उसने एक समृद्ध वर्दी पहन रखी थी, आधी फ्रांसीसी, आधी ओरिएंटल, जो उसकी सैन्य मुद्रा को और उभार देती थी। युवक अधिकारी ने शालीन शिष्टाचार के साथ प्रणाम किया। मोरेल की प्रत्येक गति में गरिमा थी, क्योंकि वह सुदृढ़ था। आपसे मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, अल्बर्ट ने शिष्ट और आत्मीय स्वर में कहा। शातोरेनो पहले ही जानते थे कि आपसे भेंट होना मुझे कितना आनंद देगा। आप उनके मित्र हैं, कृपया हमारे भी बनिए। बहुत अच्छा, शातोरेनो ने कहा, और आशा करता हूँ मेरे प्रिय विकॉन्त कि यदि कभी अवसर आए तो वह आपके लिए भी वही करेगा जो उसने मेरे लिए किया। वह क्या? अल्बर्ट ने पूछा। कृपया, मुरेल ने विरोध किया। यह उल्लेख के योग्य नहीं है, बैरन बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। उल्लेख के योग्य नहीं? शातुरेनो ने कहा। क्या जीवन उल्लेख के योग्य नहीं है? मेरे प्रिय मुरेल, तुम इस विषय में कुछ अधिक ही दार्शनिक प्रतीत हो रहे हो। तुम्हारे लिए तो यह सब ठीक है, क्योंकि तुम प्रतिदिन अपना जीवन जोखिम में डालते हो। पर मेरे लिए, जो ऐसा केवल एक बार करता है, और वह भी संयोगवश। यदि मैं ठीक समझ रहा हूं बैरन, बोशान ने कहा, तो आप कह रहे हैं कि कैप्टन मुरेल ने आपका जीवन बचाया। ईश्वर की कसम, बिल्कुल यही हुआ, शातोरेनो ने कहा। किस अवसर पर? बोशान ने पूछा। बोशां, मेरे मित्र, देब्रई ने कहा, तुम जानते हो मैं भूख से मर रहा हूं। कोई लंबी कहानी शुरू न करे। तो ठीक है, बोशान ने कहा, मुझे मेज पर बैठने में कोई आपत्ति नहीं। शातोरेनो हमें नाश्ते के साथ यह कथा सुना सकते हैं। सज्जनों, मोरसेर्फ ने कहा, कृपया ध्यान दें कि अभी केवल 10:15 बजे हैं और हम एक अंतिम अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। निस्संदेह, देब्रई ने कहा, एक राजनयिक। राजनयिक या कुछ और, मुझे ठीक नहीं पता, मोरसेर्फ ने कहा। मैं इतना जानता हूं कि मैंने उसे अपनी ओर से एक कार्य सौंपा था, जिसे उसने मेरी पूर्ण संतुष्टि के साथ पूरा किया। यदि मैं राजा होता तो तुरंत उसे सभी आदेशों का नाइट बना देता, गार्टर और गोल्डन फलीस सहित। यदि वे दोनों मेरे पास होते तो जब तक हम नाश्ते के लिए नहीं जा रहे, देब्राई ने कहा, बैरन, जैसा हम कर रहे हैं, एक गिलास शेरी ले लीजिए और हमें यह कथा सुनाइए। तुम जानते हो कि मुझे अफ्रीका जाने का विचार आया था। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें पहले ही मार्ग दिखा दिया था, मोरसेर्फ ने सुसंस्कृत ढंग से कहा। हाँ, पर मुझे संदेह है कि तुम्हारा उद्देश्य उनके समान हमारे उद्धारकर्ता की समाधि को मुक्त कराना था। तुम ठीक कहते हो बोशां, युवा अभिजात ने कहा। मेरा उद्देश्य तो केवल शौकिया पिस्तौल प्रयोग था। तुम जानते हो, मुझे द्वंद्व से घृणा है। उस समय से जब दो साक्षियों ने, जिन्हें मैंने एक विवाद सुलझाने के लिए चुना था, मुझे अपने एक अत्यंत प्रिय मित्र की बांह तोड़ने को बाध्य कर दिया। हाँ, ईश्वर की कसम, वह बेचारा फ्रांज देपिने था, जिसे तुम सब जानते हो। निस्संदेह, देब्राई ने कहा, तुम्हारा एक द्वंद्व हुआ था। वह किस बात पर था? शैतान ही जाने, शातुरेनो ने कहा। मुझे याद नहीं। जो मुझे स्पष्ट रूप से याद है, वह यह कि मुझे अपनी प्रतिभा को व्यर्थ जाने देने में लज्जा आई, और चूंकि मुझे कुछ नई पिस्तौलें मिली थीं, मैंने सोचा कि उन्हें अरबों पर आजमाया जाए। इसलिए मैं ओरान के लिए रवाना हुआ और ओरान से कॉन्स्टेंटीन गया, जहां मैं घेराबंदी के अंत को देखने के लिए समय पर पहुंचा। शेष लोगों की तरह मैंने भी पीछे हटना शुरू किया। पहले 48 घंटे तक मैं दिन में वर्षा और रात में हिम सह सका, पर तीसरी सुबह अंततः मेरा घोड़ा ठंड से मर गया। बेचारा पशु, वह अपने अस्तबल की कंबल और चूल्हे का अभ्यस्त था।
एक अरबी घोड़ा जो अरब में ही तापमान शून्य से 10 डिग्री नीचे गिरने पर अपने को कुछ अनुपयुक्त स्थान पर पा बैठा। इसीलिए तुम मेरा अंग्रेजी घोड़ा खरीदना चाहते थे, देब्राई ने कहा। तुम्हें लगा वह ठंड अधिक सह लेगा। नहीं, इसमें तुम गलत हो, क्योंकि मैंने कसम खा ली है कि मैं फिर कभी अफ्रीका नहीं जाऊंगा। तो तुम्हें सचमुच बहुत डर लगा था? बोशान ने पूछा। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ, शातोरेनो ने कहा, और डरना उचित भी था। जैसा मैंने कहा, मेरा घोड़ा मर गया, इसलिए मैं पैदल ही पीछे हट रहा था। तभी 6 अरब घोड़ों पर सवार होकर मुझ पर टूट पड़े, मेरा सिर काटने के इरादे से। मैंने अपनी बंदूक की दोनों नलियों से 2 को मार गिराया और अपनी 2 पिस्तौलों से 2 और सभी निशाने पर अभी भी 2 शेष थे और मेरे पास कोई अन्य हथियार नहीं था। उनमें से एक ने मुझे बालों से पकड़ लिया। इसीलिए आजकल मैं उन्हें छोटे रखता हूँ, क्योंकि कभी नहीं पता क्या हो जाए। और दूसरे ने अपनी यथागान मेरी गर्दन पर रख दी, जिससे मैं ठंडे फौलाद को महसूस करने ही वाला था। तभी ये सज्जन यहाँ उन पर टूट पड़े। बाल पकड़ने वाले को अपनी पिस्तौल से मार डाला और जो मेरी गर्दन काटने वाला था, उसकी खोपड़ी अपनी तलवार से चीर दी। उस दिन उसने किसी का जीवन बचाने का निश्चय किया था और संयोग से वह मैं था। जब मैं धनी हो जाऊंगा तो क्लागमान या मारुकेत्ती से सौभाग्य की एक प्रतिमा बनवाऊंगा। हाँ, मोरेल ने मुस्कुराते हुए कहा। वह 5 सितंबर था, जो उस दिन की वर्षगांठ है जब मेरे पिता का जीवन चमत्कारिक रूप से बचा था। इसलिए जब भी संभव होता है, मैं उस दिन को कुछ कुछ कर्मों के साथ मनाता हूँ। तुम कहना चाहते हो, किसी वीर कर्म के साथ, शातोरेनो ने बीच में कहा। संक्षेप में, सौभाग्यशाली व्यक्ति मैं था, पर बात यहीं समाप्त नहीं होती। ठंडे फौलाद से बचाने के बाद उसने मुझे ठंड से भी बचाया। संत मार्टिन की तरह अपनी आधी चादर देकर नहीं, बल्कि पूरी चादर देकर। फिर उसने मुझे भूख से भी बचाया, बांट कर। बताओ, क्या शे फेलिक्स का कोई पाटे? बोशा ने अनुमान लगाया। नहीं, उसका घोड़ा। हम दोनों ने उसे बड़े चाव से खाया। वह सख्त था। घोड़ा? मोरसेफ ने हंसते हुए पूछा। नहीं, उसका बलिदान, शातुरेनो ने उत्तर दिया। देब्राई से पूछो कि क्या वह किसी अजनबी के लिए अपना अंग्रेजी घोड़ा बलिदान करेगा। अजनबी के लिए नहीं, देब्राई ने कहा। किसी मित्र के लिए शायद। मुझे अनुमान था कि आप मेरे मित्र बनेंगे, बैरन, मोरेल ने कहा। किसी भी स्थिति में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, वीरता हो या ना हो, बलिदान हो या ना हो, उस विशेष दिन मैंने दुर्भाग्य को एक भेंट चढ़ानी थी, उस उपकार के प्रतिदान में जो सौभाग्य ने कभी हम पर किया था। जिस कथा की ओर मोरेल संकेत कर रहे हैं, शातुरेनो ने आगे कहा, वह अत्यंत प्रशंसनीय है, जिसे वह आपको किसी दिन सुनाएंगे, जब आप उन्हें अधिक जान लेंगे। फिलहाल स्मृतियों को लूटने के बजाय पेट भर लें। अल्बर्ट, हम नाश्ता कब करेंगे? 10:30 बजे। ठीक उसी समय, देब्राई ने घड़ी निकालते हुए पूछा। ओह, मुझे सामान्य 5 मिनट की छूट तो दीजिए, मोरसेफ ने कहा, क्योंकि मैं भी एक उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रहा हूं। किसका? क्यों, मेरा ही, मोरसेफ ने उत्तर दिया। क्या तुम मुझे दूसरों की तरह बचाए जाने में अक्षम समझते हो? केवल अरब ही सिर नहीं काटते, ये जान लो। हमारा नाश्ता परोपकारी होगा और मैं ईमानदारी से आशा करता हूं कि हमारी मेज पर मानवता के 2 उपकारक होंगे। हम इसका प्रबंध कैसे करेंगे? देब्राई ने पूछा। मोंत्यो पुरस्कार तो केवल एक ही है। तो फिर हमें उसे ऐसे किसी व्यक्ति को देना होगा जिसने उसे पाने के लिए कुछ भी नहीं किया, पोषण ने कहा। अकादमी प्रायः इसी तरह इस दुविधा का समाधान करती है। वह कहाँ से आएगा? देवराय ने पूछा। मेरे आग्रह को क्षमा करना। मुझे झांत है कि तुम पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हो, पर इतना स्पष्ट कि मुझे फिर से पूछने का अधिकार मिल जाता है। सच कहूं तो, अल्बर्ट ने कहा,
मैं नहीं जानता। जब मैंने उसे 3 महीने पहले आमंत्रित किया था, तब वह रोम में था। पर उसके बाद कौन बता सकता है कि वह कहाँ-कहाँ रहा होगा? क्या तुम्हें लगता है कि वह समयनिष्ठ हो सकता है? देवराय ने पूछा। मुझे लगता है कि वह किसी भी बात में सक्षम है, मोरसेफ ने उत्तर दिया। ध्यान दो कि 5 मिनट की छूट के साथ अब हमारे पास केवल 10 मिनट शेष हैं। पाश्चय। तो मैं इसका लाभ उठाकर तुम्हें अपने अतिथि के विषय में कुछ बताता हूँ। मुझे क्षमा करना, बोशा ने कहा, पर जो तुम बताने जा रहे हो, क्या उसमें किसी लेख की सामग्री है? निश्चय ही है, और अत्यंत असामान्य। तो आगे कहो। मैं देख रहा हूं कि अब मैं सदन नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए किसी न किसी प्रकार उसकी भरपाई करनी होगी। मैं पिछले कार्निवल में रोम में था। यह तो हम जानते हैं, बोशा ने कहा। पर जो तुम नहीं जानते, वह यह कि मुझे डाकुओं ने अगवा कर लिया था। डाकू जैसी कोई चीज नहीं होती, देबराई ने कहा। हाँ, होती है, और कुछ बहुत ही भयानक होते हैं, जिसका अर्थ ये है कि वे अच्छे डाकू थे, क्योंकि वे मुझे अत्यंत डरावने लगे। आओ, मेरे प्रिय अल्बर्ट, देबराई ने कहा। मान लो, रसोइया देर से आया है, मरैन या ऑस्टेंड से सीप नहीं पहुंचे हैं, और मेंटेनोन की तरह तुम एक व्यंजन की कमी को कहानी से पूरा करना चाहते हो। आगे बढ़ो, मित्र। हम इतने अच्छे अतिथि हैं कि तुम्हारी बात सुन लेंगे, चाहे वह कितनी ही अविश्वसनीय क्यों ना हो। मैं तुम्हें बताता हूं कि चाहे वह कितनी ही अविश्वसनीय लगे, वह आरंभ से अंत तक सत्य है। डाकुओं ने मुझे पकड़ा और सेंट सेबोस्टियन की कैटाकॉम्ब्स नामक एक अत्यंत उदास स्थान पर ले गए। मैं उन्हें जानता हूं, शातुरेनो ने कहा। मुझे वहां लगभग बुखार हो गया था। मैंने उससे भी अच्छा किया, मोरसेफ ने कहा। मुझे सचमुच कुछ लग गया। उन्होंने बताया कि मैं 4,000 रोमन एक्यू या 26,000 लिव्र की मामूली फिरौती के बदले बंधक हूं। दुर्भाग्यवश मेरे पास केवल 1,500 बचे थे। मैं यात्रा के अंत में था और मेरी साख समाप्त हो चुकी थी। मैंने फ्रांस को लिखा, और निश्चय ही, सुनो, फ्रांस वहां था। उससे पूछ सकते हो कि मैं पूर्ण सत्य नहीं कह रहा हूं या नहीं। मैंने फ्रांस को लिखा कि यदि वह सुबह 6 बजे से पहले 4,000 एक्यू लेकर नहीं पहुंचा, तो 6 बजकर 10 मिनट पर मैं उन्हीं धन्य संतों और गौरवशाली शहीदों से जा मिलूंगा, जिनकी संगति में मुझे होने का सम्मान प्राप्त था। और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि लुईजी वंपा, यही मेरे डाकू मुखिया का नाम था, अपने वचन को अक्षरशः निभाता। तो फ्रांच 4,000 एक्यू लेकर पहुंचा, शातोरेनो ने कहा। निश्चय ही पहुंचा। जब तुम्हारा नाम फ्रांच देपिनय या अल्बर्ट द मोरसेफ हो, तो 4,000 एक्यू की कोई कमी नहीं होती। नहीं, वह पहुंचा, पर मेरे साथ उस अतिथि को लेकर जिसका वादा मैंने तुम्हें किया है और जिससे तुम्हें मिलवाने की मुझे आशा है। तो वह सज्जन काकुस का वध करने वाला कोई हरक्युलिस होगा, या एंड्रोमेडा को छुड़ाने वाला कोई पर्सियस? नहीं, वह मेरे कद के लगभग एक व्यक्ति है, दांतों तक हथियारों से लैस। उसके पास सुई तक नहीं थी, पर उसने तुम्हारी फिरौती चुकाई। उसने डाकू मुखिया के कान में 2 शब्द कहे, और मैं मुक्त हो गया। उन्होंने तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए उससे क्षमा भी मांगी, बोशा ने कहा। बिल्कुल। तो ये आदमी कौन था, आर्योस्तो? नहीं, केवल मोंटे क्रिस्तो का काउंट। मोंटे क्रिस्तो का कोई काउंट नहीं होता, देब्राई ने कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, शातुरेनो ने शांत स्वर में जोड़ा, मानो वह समस्त यूरोपीय कुलीनता को अपनी उंगलियों पर गिन सकता हो। क्या कोई कहीं मोंटे क्रिस्तो के काउंट को जानता है? संभव है वह पवित्र भूमि से आया हो, पोषण ने कहा।
उसके किसी पूर्वज के पास कैलवरी रही हो, जैसे मोर्टमार्ट के पास मृत सागर था। क्षमा कीजिए, मैक्सिमिलियन ने कहा, पर मुझे लगता है कि मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। मोंटे क्रिस्टो एक छोटा सा द्वीप है, जिसके विषय में मैंने अपने पिता के नाविकों से कई बार सुना है। वह भूमध्य सागर के मध्य रेत का एक कण है, अनंत में एक परमाणु। बिल्कुल, अल्बर्ट ने कहा। और जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, वह इसी रेत के कण का स्वामी और राजा है, इसी परमाणु का। उसने कहीं टस्कनी में काउंट की उपाधि के कागज खरीदे होंगे। तो क्या तुम्हारा काउंट धनी है? ईश्वर की कसम, मुझे तो ऐसा ही लगता है, पर यह तो दिखाई देना चाहिए। यही तुम भूल कर रहे हो, देबरय। मैं नहीं समझा। क्या तुमने 1000 और 1 रातें पढ़ी हैं? हे भगवान! यही है। ये कैसा विचित्र प्रश्न है। तो क्या तुम यह बता सकते हो कि उनमें लोग धनी हैं या निर्धन? कि उनके गेहूं के दाने माणिक और हीरे नहीं हैं? वे तो दरिद्र मछुआरे जैसे दिखते हैं, है ना? तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हो, और अचानक वे तुम्हारे सामने एक रहस्यमय गुफा खोल देते हैं, जिसमें इतना खजाना होता है कि पूरे इंडीज को खरीदा जा सके। तो मेरा मोंटे क्रिस्टो का काउंट उन्हीं मछुआरों में से एक है। उसका नाम भी उपयुक्त है। वह स्वयं को सिंदबाद नाविक कहता है, और उसके पास सोने से भरी एक गुफा है। क्या तुमने यह गुफा देखी है, मोरसेर्फ? बोशा ने पूछा। नहीं, वह फ्रांज ने देखी। पर चुप, उसके सामने इस विषय में एक शब्द भी मत कहना। फ्रांज को वहां आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया गया था, और गूंगे स्त्री पुरुषों ने उसकी सेवा की थी, जिनके सामने ऐसा प्रतीत होता है क्लियोपेट्रा भी कुछ नहीं थी। हालांकि स्त्रियों के विषय में वह पूर्णतः निश्चित नहीं है, क्योंकि वे केवल तब प्रकट हुई जब उसने कुछ हशीश ले लिया था। इसलिए संभव है कि जिन्हें उसने स्त्रियां समझा, वे वास्तव में मूर्तियों का एक समूह हों। युवकों ने मोरसेर्फ की ओर ऐसे देखा, मानो कहना चाह रहे हों, प्रिय मित्र, क्या तुमने विवेक खो दिया है, या हमें छेड़ रहे हो? यही सत्य है, मुरेल ने विचारमग्न स्वर में कहा। मैंने भी पेनलोन नामक एक वृद्ध नाविक से कुछ ऐसा ही सुना था, जैसा मोरसेर्फ बता रहे हैं। आह! अल्बर्ट चिल्लाया। अच्छा हुआ कि मोरेल मेरे समर्थन में आ गया। तुम्हें यह अच्छा नहीं लग रहा, है ना, कि उसने मेरी भूल-भुलैया में ये सूत का गोला खींच दिया है? हमें क्षमा करो, देब्रय ने कहा, पर तुम जो कह रहे हो, वह कुछ अधिक ही असंभव प्रतीत होता है। धिक्कार है, अल्बर्ट ने कहा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे राजदूत और कौंसिल तुम्हें इसके विषय में कुछ नहीं बताते। उनके पास समय ही कहाँ है। वे तो विदेशों में अपने ही देशवासियों को सताने में व्यस्त रहते हैं। अरे अरे, तुम क्रोधित हो रहे हो और हमारे बेचारे दूतों पर निकाल रहे हो। ऊपर वाले की कसम, तुम उनसे हमारी रक्षा की अपेक्षा कैसे कर सकते हो? सदन प्रतिदिन उनकी तनख्वाह कुतरता जाता है, यहाँ तक कि अब किसी को ढूंढना ही कठिन हो गया है। क्या तुम राजदूत बनना चाहोगे, अल्बर्ट? मैं तुम्हें कॉन्स्टेंटिनोपल भिजवा दूंगा। नहीं, धन्यवाद। ताकि सुल्तान, पहली ही बार जब मैं मेहमत अली के पक्ष में एक शब्द कहूं, मेरे सचिवों को गला घोंटने के लिए रस्सी भिजवा दे। देखा, देब्राई ने कहा, पर इसका यह अर्थ नहीं कि मेरा मोंटे क्रिस्टो का काउंट अस्तित्वहीन है। सबका अस्तित्व होता है। क्या चमत्कार है! निस्संदेह सबका होता है, पर उसके जैसा नहीं। हर किसी के पास कालिदास, राजसी दीर्घाएं, कासौबा जैसी हथियार सज्जा, 6000 फ्रांक के घोड़े और यूनानी प्रेमिकाएं नहीं होती। क्या तुमने इस यूनानी प्रेमिका को देखा? निश्चय ही, देखा भी और सुना भी। मैंने उसे थित्रो वाले में देखा, और एक दिन तब सुना जब मैंने काउंट के साथ भोजन किया। तो तुम्हारा यह असाधारण व्यक्ति
भोजन भी करता है। यदि करता है तो इतना कम कि उसका उल्लेख करने योग्य नहीं। देखा, वह तो पिशाच है। हंसना हो तो हंस लो। यही ठीक वही राय थी जो काउंटेस जी की थी, जो, जैसा कि तुम जानते हो, लॉर्ड रुथवेन से परिचित थीं। अरे, ये तो शानदार है, बोशा ने कहा। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो पत्रकार नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रसिद्ध समुद्री सर्प का उत्तर है। एक पिशाच, बिल्कुल वही। एक जंगली दृष्टि जिसकी पुतली इच्छा अनुसार फैलती या सिकुड़ती है, देबराई ने कहा। अत्यंत विकसित मुख कोण, शानदार ललाट, फीका सा रंग, काली दाढ़ी, दांत सफेद और नुकीले, शिष्टाचार भी वैसे ही। बिल्कुल यही है लुसियाओं, मोरसेफ ने कहा। तुमने उसे अक्षरशः वर्णित कर दिया। हाँ, तीखे और नुकीले शिष्टाचार। वह व्यक्ति मुझे अक्सर सेरा देता था। उदाहरण के लिए, एक दिन जब हम साथ साथ एक फांसी देखते हुए खड़े थे, तो मुझे लगा मैं मूर्छित हो जाऊंगा। फांसी देने वाले को अपना काम करते और दंडित व्यक्ति की चीखें सुनने से अधिक, उस व्यक्ति को देखकर और उसे ठंडेपन से सभी कल्पनीय यातनाओं पर बोलते सुनकर। क्या वह तुम्हें कोलोसियम के खंडहरों में टहलाने नहीं ले गया ताकि तुम्हारा रक्त चूस सके, मोरसेर्फ? बोशान ने पूछा। और तुम्हें मुक्त करने के बाद क्या उसने तुमसे किसी ज्वलंत रंग के चर्मपत्र पर हस्ताक्षर नहीं कराए, जिसके द्वारा तुमने अपनी आत्मा उसे सौंप दी, जैसे एसाव ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार सौंप दिया था? हंसो सज्जनों, जितना चाहो, मोरसेर्फ ने कुछ खिन्न होकर कहा। जब मैं तुम्हें देखता हूं, सज्जन पेरिसी, कांद बुलेवार्ड के नियमित बुआद बूलोन में टहलने वाले, और फिर उस व्यक्ति को स्मरण करता हूं, तो मुझे लगता है कि हम एक ही जाति के नहीं हैं। आह्लादित, बोशान ने कहा। तथ्य फिर भी यह है, शातुरेनो ने जोड़ा, कि तुम्हारा मोंटे क्रिस्तो का काउंट अवकाश के समय एक सज्जन है, सिवाय इतालवी डाकुओं के साथ उसकी छोटी मोटी समझ बूझ के। हम्म, कोई इतालवी डाकू नहीं होते, देबराई ने कहा। कोई पिशाच नहीं, बोशा ने जोड़ा। और कोई मोंटे क्रिस्तो का काउंट भी नहीं, देबराई ने निष्कर्ष निकाला। सुनो, मेरे प्रिय अल्बर्ट, 10:30 बज रहे हैं। मान लो कि तुम्हें एक बुरा सपना आया था, और चलो नाश्ता शुरू करें, बोशान ने कहा। पर घड़ी की ध्वनि की प्रतिध्वनि अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुई थी कि द्वार खुला और जर्मैन ने घोषणा की, मोंटे क्रिस्तो के काउंट। उपस्थित सभी लोग अनायास ही चौंक पड़े, ऐसे ढंग से जो यह दर्शाता था कि मोरसेर्फ की कथा ने उनके भीतर किसी गहरे तार को छेड़ दिया था। स्वयं अल्बर्ट भी हल्का सा विचलित हुए बिना न रह सका। न तो सड़क में किसी वाहन की आवाजें सुनाई दी थी, न प्रतीक्षा कक्ष में किसी कदम की आहट, और यहां तक कि द्वार भी निःशब्द खुला था। काउंट द्वार में खड़ा था, अत्यंत सरल परिधान में, पर सबसे अधिक मांग करने वाला डैंडी भी उसके रूप रंग में कोई दोष न निकाल पाता। वस्त्र, टोपी, लिनन, सब कुछ उत्तम रुचि का था और सर्वोत्तम कारीगरों से आया प्रतीत होता था। वह मुश्किल से 35 वर्ष का लगता था, और जो बात सभी को सबसे अधिक चकित कर गई, वह यह थी कि वह देब्राई द्वारा बनाए गए उसके चित्र से कितनी निकटता से मेल खाता था। वह मुस्कुराते हुए बैठक कक्ष के मध्य तक आया, सीधे अल्बर्ट की ओर बढ़ा, जो उससे मिलने आगे आ रहे थे, और स्नेहपूर्वक अपना हाथ बढ़ाया। समय निष्ठा, मोंटे क्रिस्तो ने कहा, राजाओं की शिष्टता है, या ऐसा ही किसी सम्राट ने कहा था। ऐसा मुझे विश्वास है, यद्यपि यात्रियों की नहीं होती, उनकी सद्भावनाओं के बावजूद। मुझे आशा है, प्रिय विकौंत, कि आप मेरी सद्भावना को ध्यान में रखेंगे और मुझे क्षमा करेंगे यदि, जैसा कि मुझे प्रतीत होता है, मैं हमारे मिलन के लिए 2-3 सेकंड विलंब से पहुंचा हूं। 500 लीग की दूरी बिना किसी छोटे मोटे हादसे के तय करना असंभव है, विशेषकर फ्रांस में, जहां ऐसा लगता है कि डाक सवार को कोड़ा मारना निषिद्ध है।
काउंट, अल्बर्ट ने उत्तर दिया, मैं अभी-अभी आपके आसन्न आगमन की सूचना अपने कुछ मित्रों को दे रहा था, जिन्हें मैंने आपके उस वचन के कारण हमारे साथ आमंत्रित किया है, जो आपने मुझसे करने की कृपा की थी और जिन्हें मैं आपसे परिचित कराना चाहता हूँ। ये हैं शातोरेनो के काउंट, जो अपना कुलीन वंश शार्लमेन के पलाडिनों तक ले जाते हैं और जिनके पूर्वज गोलमेज पर बैठे थे। लुसियां देब्राई, गृह मंत्री के निजी सचिव। बोशां, एक भयावह पत्रकार। और फ्रांसीसी सरकार का संकट, जिनके विषय में यहाँ उनकी प्रसिद्धि के बावजूद संभव है आपने इटली में कभी न सुना हो, क्योंकि उनका पत्र वहाँ वितरित नहीं होता। और अंत में मैक्सिमिलियन मोरेल, सिपाही रेजिमेंट का एक कप्तान। यहाँ तक काउंट शिष्टता से झुकता रहा, पर एक प्रकार की अंग्रेजी शीतलता और निर्विकारता के साथ। किंतु अंतिम नाम पर वह अनायास एक कदम आगे बढ़ा और उसके फीके गालों पर एक क्षणिक लाली बिजली सी चमक गई। यह सज्जन हाल के फ्रांसीसी विजेताओं की वर्दी पहने हैं, उसने कहा, और वह अत्यंत सुंदर है। यह बताना असंभव था कि कौन सी भावना ने काउंट की आवाज को इतना गहन कंपन दिया और उसकी आंख को चमका दिया। वही आंख जो बिना किसी कारण के सदा इतनी सुंदर, शांत और निर्मल रहती थी। क्या आपने हमारे अफ्रीकी सैनिक कभी नहीं देखे? अल्बर्ट ने पूछा। कभी नहीं, काउंट ने कहा, और तुरंत स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया। तो काउंट, अल्बर्ट ने कहा, इस वर्दी के नीचे सेना के सबसे साहसी और सबसे कुलीन हृदयों में से एक धड़कता है। अरे काउंट, मुरेल ने बीच में कहना चाहा। मुझे पूरा करने दीजिए कप्तान, अल्बर्ट ने कहा। हम अब भी अभी इस सज्जन के ऐसे वीर कर्म के विषय में सुन रहे थे कि यद्यपि आज मैं उनसे पहली बार मिला हूं, फिर भी मैं उनसे यह उपकार मांगता हूं कि उन्हें अपना मित्र कहकर आपसे परिचित करा सकूं। इन शब्दों पर फिर से मोंटे क्रिस्तो में वही तीव्र दृष्टि, वही हल्की लाली और पलक का वह सूक्ष्म सा कंपन दिखाई दिया, जो उसके भीतर किसी गहरी भावना का संकेत था। आह, इस सज्जन का हृदय महान है, उसने कहा। तो और भी अच्छा। यह उद्गार, जो अल्बर्ट के शब्दों की अपेक्षा काउंट के अपने विचारों का उत्तर अधिक प्रतीत होता था, सभी को, विशेषकर मोरेल को, चकित कर गया, जिसने आश्चर्य से मोंटे क्रिस्तो की ओर देखा। पर साथ ही स्वर इतना कोमल और उचित शब्द के अभाव में इतना शांतिदायक था कि विचित्र होने पर भी उस पर अप्रसन्न होना असंभव था। उसे इसमें संदेह क्यों होना चाहिए? बोशा ने शातोरेनो से पूछा। वास्तव में, शातोरेनो ने कहा, जिसने समाज का अनुभव और अपने कुलीन नेत्रों की तीक्ष्णता के साथ मोंटे क्रिस्तो में देखने योग्य सब कुछ देख लिया था। वास्तव में अल्बर्ट ने हमें धोखा नहीं दिया। ये काउंट एक असामान्य व्यक्ति है। तुम क्या सोचते हो, मोरेल? सच कहूं तो, उसने कहा, उसकी दृष्टि ईमानदार है और स्वर मधुर। इसलिए मैं उसे पसंद करता हूं, उस विचित्र टिप्पणी के बावजूद जो उसने अभी मेरे विषय में की। सज्जनों, अल्बर्ट ने कहा, जर्माइन ने मुझे बताया है कि भोजन परोसा जा चुका है। मेरे प्रिय काउंट, मुझे आपको मार्ग दिखाने दीजिए। वे मौन में भोजन कक्ष की ओर बढ़े और प्रत्येक ने अपना स्थान ग्रहण किया। सज्जनों, काउंट ने बैठते हुए कहा, मुझे एक स्वीकारोक्ति करने दीजिए, जो मेरे किसी भी असभ्य आचरण के लिए क्षमा का कारण बनेगी। मैं एक विदेशी हूं, इतना विदेशी कि यह मेरा पेरिस में पहला आगमन है। अतः मुझे फ्रांसीसी शिष्टाचार का पूर्णतः कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि अब तक मैंने प्रायः केवल एक पूर्वीय जीवन शैली का अभ्यास किया है, जो पेरिस की सुंदर परंपराओं के सर्वाधिक विपरीत है। इसीलिए यदि मेरे व्यवहार में आपको कुछ भी अत्यधिक तुर्की, नेपोलिटन या अरबी प्रतीत हो, तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। यह कहकर, सज्जनों, आइए भोजन करें। वह यह सब कितनी अच्छी तरह कहता है, बोशा ने बुदबुदाया। वह निस्संदेह कोई महान कुलीन है।
एक महान कुलीन, देब्राय ने दोहराया। सभी देशों का एक महान कुलीन, देब्राय, शातुरेनो ने कहा।